हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉमर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम अकाउंटिंग से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड। ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको फुल कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल किससे संबंधित है? ऑप्शन है कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमी से संबंधित। तो स्टूडेंट्स इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल ये मार्केट इकोनॉमी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, मार्केट इकोनॉमी। इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल किससे संबंधित है? मार्केट इकोनॉमी से संबंधित है। चलिए इसके बारे में कुछ लिखा है ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स। स्वतंत्र बाजार बल जो एक मुक्त बाजार में सामान की मांग और पूर्ति को स्वचालित रूप से संतुलित करने में मदद करता है अदृश्य हाथ है। अदृश्य हाथ का परिचय एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया है। कई बार एग्जामिनेशन में बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ इस डिटेल से एक क्वेश्चन आप और याद कर सकते हैं। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। और इनविजिबल हैंड्स रूल किसके द्वारा दिया गया है? ये एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ ऑथर्ड बाय। एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, पीटर एफ ड्रकर, जे.एम. केन्स या जॉन ड्रेडन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीटर एफ ड्रकर ने एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी बुक को लिखा है। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के जब भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ पुअर्टी वाज स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग। हमारे को बताना है गरीबी को हटाने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से जोर दिया गया था? ऑप्शन है 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान या 1st 5 ईयर प्लान। तो स्टूडेंट्स गरीबी को हटाने के लिए मुख्य रूप से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, और इसके संदर्भ में भी हमने कुछ लिखा है तो ये जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय था वो 1974 से 1979 या 79 तक का था, और इसके अंदर MNP को इंट्रोड्यूस किया गया था। MNP का जो फुल फॉर्म है वो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम 1974 से 1978 तक चला था, क्योंकि 1978 में ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1978 में अपने चौथे वर्ष में टर्मिनेट हो गई थी ड्यू टू चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होने के कारण ये 1978 में पंचवर्षीय टर्मिनेट हो गई थी, और ये प्रिपेयर और लॉन्च की गई थी DP दर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। MRTP एक्ट, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट और कंपटीशन एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके ईयर को याद कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं। MRTP एक्ट था 1969 में, फेरा एक्ट है 1971 में,
फेमा एक्ट 1999 में और कंपटीशन एक्ट 2002 में। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बनता है 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन ए पीवी रेशो इंटू टोटल सेल्स, ऑप्शन बी पीवी रेशो इंटू बीपी सेल्स, ऑप्शन सी पीवी रेशो इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए कैलकुलेशन की जाएगी पीवी रेशो इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द ईपीएस ऑफ ए कंपनी। कंपनी की ईपीएस को निम्न में से क्या क्या चीज़ अफेक्ट करेगी? ऑप्शन दिए हैं ईबीआईटी, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, टैक्स बर्डन, या नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको जानने से पहले सबसे पहले ईपीएस के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आय बढ़ने पर ईपीएस बढ़ जाती है, जबकि जब शेयरों की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो एक कंपनी अपने शुद्ध लाभ में वृद्धि करके अपनी ईपीएस को बढ़ा सकती है। यह अपने स्वयं के स्टॉक को पुनः खरीद करके अपने ईपीएस को भी बढ़ा सकता है, और दोनों ही स्थिति में ईपीएस अनुपात बढ़ाया जाएगा। तो ये थे ईपीएस से संबंधित क्या था? ईपीएस इंक्रीज व्हेन अर्निंग्स इंक्रीज और व्हेन द quantity of shares is reduced. So a company can increase its EPS by increasing its net profit, and it can also increase its EPS by repurchasing its own stock. In both case the EPS ratio will be increased. तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि EBIT में चेंज होने से कंपनी की EPS इफ़ेक्ट होगी, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से भी कंपनी की ईपीएस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन टैक्स बर्डन से भी कंपनी की ईपीएस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है उससे भी ईपीएस प्रभावित होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज़ जीरो। हमारे को बताना है कि जब आउटपुट जीरो होगा तो निम्न में से वो कौन सी कॉस्ट है वो भी जीरो होगी। ऑप्शन है नंबर 1 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन डी टोटल एवरेज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे को बताना है कि यदि कंपनी का आउटपुट जीरो है तो वो कौन सी कॉस्ट है वो भी जीरो होगी, यानी कि जिसका सीधा सीधा संबंध आउटपुट से है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का ज़्यादातर सभी बच्चे 99% सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन चलो फिर भी हम बता देते हैं। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी का प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट होनी है। ऐसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अभी ये बताया, फिक्स्ड कॉस्ट होनी है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। कुछ रनिंग कॉस्ट है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, वो जाना ही जाना है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। बिजली का बिल है, उसके अंदर ये क्या है, सेमी वेरिएबल है, मंथली रेंट आना ही आना है। बाकी बिल की को कुछ अमाउंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम। तो चाहे आउटपुट करो या ना करो, आपको खर्चा होगा। ऐसे ही इंश्योरेंस के खर्चे हैं, एनुअल बेसिस पर जाने हैं। आप प्रोडक्शन करो या ना करो, जो फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया वो होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या पूछा था, जब आउटपुट जीरो होगा तो वो कौन सी कॉस्ट है वो भी जीरो होगी। तो इसका आंसर केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर हु इंट्रोड्यूस पीस रेट सिस्टम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, पहला प्रबंध विचारक जिसने दक्षता में सुधार के लिए पीस वेज
सिस्टम को शुरुआत की थी? ऑप्शन है हॉलसे, रोवन टेलर या रॉबर्ट ओवेन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर जिसने पीस वे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वो थे मिस्टर टेलर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे स्टूडेंट्स आपके कॉमर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।